चलिए, सो विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। टॉपिक का नाम है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। यस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये जो टॉपिक है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसमें काफी कुछ चेंजेस हैं, काफी कुछ चेंजेस किए हैं हमारी आईसीएसआई ने इस टॉपिक में। लेट्स सी, विल स्टार्ट विद दिस टॉपिक। चलिए, वेटेज दीजिए इस टॉपिक को 5 to 7 मार्क्स का। काफी ज्यादा बढ़ा दिया है इस टॉपिक को, मतलब पहले इस टॉपिक से कम, इनफैक्ट 1 पेज का या 3 पेज का टॉपिक हुआ करता था पहले, बट अभी जो चेंजेस आए हैं उस चेंजेस में इस टॉपिक को काफी ज्यादा बढ़ाया गया है। चलिए, एनीवे, सो वी वुड बिगिन। द नेम ऑफ द टॉपिक इज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। यस, चलिए बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ दिस चैप्टर, कि ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर कैसे काम करता है, सेबी क्या करती है, और ये चैप्टर, ये बेसिकली कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की शुरुआत कैसे हुई। अगर याद हो, मैंने कई बार सिक्योरिटीज के लेक्चर में मैंने आपके साथ ये वर्ड डिस्कस किया है। कौन सा? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। यस, सो अगेन, अब ये शुरू करने के पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि इवन म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड भी एक प्रकार की क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सो म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। लेकिन ये म्यूचुअल फंड, तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की बेसिक समझिए, बेसिस क्या है उसका? बेसिस तो यही है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों से क्या कलेक्ट किया जाता है? पैसा कलेक्ट किया जाता है। एक स्कीम बनाई जाती है, स्कीम मतलब एक योजना बनाई जाती है, और उस योजना में उस पैसे को लगा दिया जाता है। तो बेसिकली एक जनरल तरीका है जिसके हिसाब से क्या होता है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम काम करती है। म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है, सेम चीज होती है। एक म्यूचुअल फंड होता है, वो लोगों से क्या करता है, वो लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं। इकट्ठे करने के बाद म्यूचुअल फंड क्या करता है, स्कीम बनाता है, और या म्यूचुअल फंड की स्कीम के हिसाब से कौन, एएमसी जो है, वो पैसे क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, सो ये बेसिकली एक तरीका है जिसे म्यूचुअल फंड काम करता है। नाउ अब मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ कि ये कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट वाले क्या करते हैं। कलेक्टिव, व्हाट डज दिस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट पीपल डू। 1 मिनट रुकेंगे बस। चलिए, सो व्हाट दिस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम वाले डू। हाँ, बस एक। हाँ, क्या मतलब इसमें? एक मिनट, चलिए बच्चों, सो नाउ प्लीज हियर। तो बच्चों, अब हम बात करेंगे। सो मैं आपको ये बोल रहा था कि म्यूचुअल फंड भी जो है वो भी एक प्रकार से क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हम लोगों से पैसे लेते हैं, लोगों से क्या लेते हैं, पैसे लेते हैं, और उनको कहां पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, या और इन्वेस्टमेंट कौन करता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड की मेथड, अच्छा, म्यूचुअल फंड में कौन सी इंडस्ट्रीज होती है, मतलब कौन कौन से लोग शामिल होते हैं? तो सबसे पहले कौन होता है, ये सारे लोग कौन है, ये सारे लोग हैं इन्वेस्टर्स। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर हो गए। इन्वेस्टर के बाद कौन हो गया, म्यूचुअल फंड की ट्रस्ट हो गई, यस और नो। उसके बाद हो गई एएमसी, यस और नो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी बेसिकली फंड मैनेजर है, यस और नो। जैसे कि अगर आपको याद है, मैंने बताया था, अगर म्यूचुअल फंड गाड़ी है तो एएमसी उसका इंजन है, यस और नो। उसके बाद म्यूचुअल फंड बराबर से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसकी देखरेख कौन करता है, ट्रस्टी करता है। फिर एक कस्टोडियन होता है,
म्यूचुअल फंड के जो भी इन्वेस्टमेंट होते हैं या एएमसी जो भी स्टॉक्स खरीदता है उसको कौन रखता है अपने पास? कस्टोडियन रखता है अपनी कस्टडी में, ठीक है। और ट्रस्टी देखता है कि ये सारे लोग सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो ये म्यूचुअल फंड का था। अब मैं बात कर रहा हूं, अब यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं। तो अब कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल देना चाहूंगा। सो बच्चों हम चलते हैं वेस्ट बंगाल, बंगाली लोगों के पास चलेंगे जहां पे रसगुल्ला बहुत चलता है। और बच्चों यहां पे मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े कांड हुए हैं और उन कांडों के कारण मुझे ये पढ़ाना आपको काफी आसान हो गया है। मैंने सुनी है एक स्कीम जिसको कहा गया था सुअर स्कीम। मैंने सुनी है एक स्कीम जिसको कहा गया था शहद स्कीम। सर ये कौन सी स्कीम है? सर ये कैसी स्कीम बता रहे हो आप? यस आपको जान के आश्चर्य होगा बट ऐसी स्कीम्स चली हैं वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल में तो जो स्कीम चली है उनमें झोल हुआ है इसलिए वो हमारी नजर में आए हैं, बट पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं ऐसी स्कीम्स चली हैं, सुअर स्कीम, शहद स्कीम। सर इन स्कीम्स में क्या होता है? चलो एक स्कीम बना लेते हैं, ठीक है भाई। स्कीम कैसी रहेगी? स्कीम ऐसी रहेगी कि आप मुझे दोगे 10,000 रुपीज। कितना दोगे आप मुझे? 10,000 रुपीज आप मुझे दोगे। बराबर मैं बढ़िया प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाऊंगा, उसमें लिखूंगा कि आप मुझे कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है? 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज में से आप जब 10,000 मुझे दोगे तो मैं उसमें से आपके लिए क्या खरीदूंगा? एक सुअर खरीदूंगा। अच्छा एक मिनट, 10,000 में से 1,000 रुपीज तो मैं ले लूंगा। मैं कौन हूं? दुष्यंत जैन हूं। तो मैं 1,000 रुपए आपसे क्या ले लूंगा? स्कीम मैनेजमेंट चार्जेस। मतलब आपके लिए पूरी स्कीम को मैनेज कौन करेगा? मैं करूंगा। तो आप मुझे दोगे 10,000 रुपीज, लेकिन मैं आपके लिए कितने रुपए का, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट कितने का होगा? आपका इन्वेस्टमेंट होगा 9,000 रुपीज का। जैसे आप जब म्यूचुअल में फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको याद है ना, एक्सपेंस रेशियो और दुनिया भर की चीजें आपको लगती हैं, हाँ या ना? तो उसी प्रकार से तो म्यूचुअल फंड जो आपसे चार्ज लेता है वैसे ही चार्ज किसने ले लिया? मैंने ले लिया, ठीक है। कि भाई आपने मुझे दिए कितने? 10,000, लेकिन मैं एक्चुअली मैं आपके नाम पे इन्वेस्ट कितने करूंगा? 9,000। तो 9,000 रुपए में मैं आपके लिए क्या खरीदूंगा? 9,000 रुपए में आपके लिए एक सुअर खरीदूंगा, ठीक है। नाउ अब ये सुअर को मैं क्या करूंगा? अब ऐसे मेरे पास कम से कम 10,000 इन्वेस्टर्स हैं, तो 10,000 इन्वेस्टर हैं मेरे पास, तो मैं कितने खरीदूंगा सुअर? 10,000 सुअर खरीदूंगा, ठीक है। अब बच्चों ये सुअर जो है, अब इस सुअर धीरे धीरे बड़ा होगा तो सुअर के जो बाल निकलेंगे मैं उसको क्या करूंगा? सेल करूंगा। सुअर बड़ा होगा तो उसका मांस बिकेगा, हाँ या ना? और ये सब बेच के जो भी बेनिफिट आएगा, क्या आएगा? जो भी बेनिफिट आएगा वो मैं आप लोगों के साथ क्या करूंगा? शेयर करूंगा, ठीक है। तो 9,000 रुपए में जो मैंने आपके लिए सुअर खरीदा था, 6 साल के बाद वो बिकता है मार्केट में 40,000 रुपए में, तो मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 40,000 रुपए दूंगा। प्लस 6 साल के बाद तो मैंने सुअर को बेचा है, 6 साल तक उसके बाल वगैरह बेच के, उसका दूध वगैरह बेच के, अगर वो फीमेल थी तो उसके साथ जो भी मैंने पैसे कमाए मैं वो भी आपके साथ क्या करूंगा? शेयर करूंगा, ठीक है। अच्छा अब जब आपने मुझे शुरू में कितने रुपए दिए थे? आप सबने, हाँ 10,000 दिए थे, उसमें से 1,000 रुपए मैंने लिया था। आप सबने जब मुझे शुरू में 10,000 रुपीज दिए थे तो मैंने आपको क्या दिया था? एक सर्टिफिकेट दिया था। क्या दिया था बच्चों? मैंने आपको एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण पत्र दिया था। और उस सर्टिफिकेट में मैंने आपको ये लिख के दिया था कि यार आपने ना मेरे साथ इतने रुपए क्या किए हैं? इन्वेस्ट किए हैं। क्या किए? आपने मेरे साथ इतने रुपए इन्वेस्ट किए। अब बच्चों क्या हो गया? ये स्कीम, इन स्कीम्स में होता था बहुत ज्यादा झोलझाल, इन स्कीम्स में होता था बहुत ज्यादा झोलझाल। इन्वेस्टर का हो गया था इन्वेस्ट करके बुरा हाल, इन्वेस्टर हो चुका था पूरी तरह से बेहाल। सभी ने प्रयास किया कि चलो बना दिया जाए इन्वेस्टर को खुशहाल, और इसके लिए सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में आया एक बहुत बड़ा झोलझाल। और सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया, किसको इंक्लूड किया गया? सिक्योरिटी शब्द की जो डेफिनेशन, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो लोग थे, ये जो स्कीम चलाते हैं बच्चों, 90% स्कीम इन्वेस्टर्स को उल्लू बनाती है। 90% जो स्कीम्स हैं ये इन्वेस्टर्स को क्या बनाती हैं? बेवकूफ बनाती हैं। 90% स्कीम मतलब इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं बट इन्वेस्टर को पैसे देते हैं। नाउ व्हाट इज शहद स्कीम? सेम, आप 25,000 रुपए दोगे, आपके नाम पे एक मधुमक्खी का एक छत्ता खरीदा जाएगा।
खरीदा जाएगा मतलब आपके नाम पे मधुमक्खी का एक छत्ता लगाया जाएगा, ठीक है। अब उस छत्ते से क्या निकलेगा? हर साल शहद निकलेगा, तो वो शहद मार्केट में क्या होगा? बिकता जाएगा, आपको हर साल डिविडेंड मिलता जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बच्चों कुल मिला के हाँ, अब यहां पे क्या है ना बच्चों, बहुत झोलझाल थे। झोलझाल मतलब ये सारी मोस्टली इनकम जो है, मोस्टली जो स्कीम्स होती हैं वो चंदन की लकड़ी की स्कीम भी हो सकती है, प्लांटेशन स्कीम भी हो सकती है। हालांकि प्लांटेशन स्कीम के लिए अलग लॉ बने हुए हैं। तो स्कीम बेसिकली क्या होती है? शहद स्कीम, दही स्कीम, दूध स्कीम, काउ स्कीम होती है। तो कोई भी स्कीम हो सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने की स्कीम हो सकती है। स्कीम कैसी हो सकती है कि आप सब लोग 2-2 लाख रुपए लेके आइए, अपन लोग क्या करेंगे? मिलके एक प्रॉपर्टी खरीदेंगे। या फिर कोई ऐसा स्कीम हो सकता है कि आप 2-2 लाख रुपए जमा कीजिए, मैं एक रिसोर्ट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं? आप सबका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में आपको मेरे रिसोर्ट में क्या मिल जाएगा? आपके नाम पे एक रूम हो जाएगा। अब उस रूम से जितनी भी इनकम आएगी मैं आपके साथ क्या करूंगा? शेयर करूंगा। प्लस साल के 10 दिन, साल के कितने दिन? 10 दिन आप अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने यहां पे आ सकते हैं, आपको कोई चार्ज लगने वाला नहीं। ऐसी स्कीम बनी है बच्चों। और बच्चों ऐसी स्कीम्स में होता है बहुत भयंकर झोलझाल। इन्वेस्टर को कभी उसका पैसा नहीं मिलता, या शुरू में 1-2 साल बढ़िया मिलता है, उसके बाद जो स्कीम बनाने वाला है वो क्या करता है? इन्वेस्टर का पैसा खा के भाग जाता है, ठीक है। फिर आप अगर आपको टाइम मिले कभी, आप रोज वैली इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में आप पढ़िएगा, ठीक है। ये झारखंड और अगेन झारखंड और वेस्ट बंगाल के जो ये कुछ सिटीज है वहां पे ये स्कीम चली थी, रोज वैली इन्वेस्टमेंट। कोई बंदा था रोज वैली इन्वेस्टमेंट में, कोई बंगाली बंदा था, उसने ये स्कीम बनाई थी बच्चों। लोगों से पैसे लेता था और रिसोर्ट्स खोलता था। सेम जो मैंने आपको बताया 2-2 लाख रुपए, सेम लोगों से ऐसा स्कीम बनाया इसने। 2-2 लाख रुपए आप दो, आपके नाम पे एक कमरा बनाया जाएगा, उस रिसोर्ट से जो भी इनकम आएगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो उसने इतना पैसा कमाया, मतलब लोगों से उसने 2-2 लाख रुपए के नाम पे 400-500 करोड़ रुपए, कितने? 400-500 करोड़ रुपए उसने लोगों से लिए और लोगों ने दे दिया, क्योंकि बंदा मार्केटिंग का था, अच्छे तरीके से मार्केट करता था, फैशन शो करवाता था। उसकी वाइफ को फैशन का बहुत शौक था, तो उसकी फैशन शो में अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, सबसे उसने रैंप वॉक करवाया, सबको नचाया उसने। ये बंदे का पावर था। रॉयल्स मतलब जब उसका कारवां, क्या बोलते हैं, कैरवैन निकलता था, कारवां, तो रॉयल्स रॉयल्स में खुद घूमता था। रॉयल्स रॉय जो भी उस समय की बेस्ट रॉयल्स रॉयल्स होती थी वो सबसे पहले उसके पास आती थी। ये टशन में था। हाँ, ईयर मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले का, 4-5 साल पहले का। आप देख सकते हो रोज वैली इन्वेस्टमेंट फंड घोटाला या स्कैम करके आप लिखोगे तो गूगल पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। सेम लोगों से पैसा लिया 2-2 लाख करके, इट्स अ ह्यूज अमाउंट यार। सीधी बात है, तुमने 2-2 लाख रुपए अगर 500 लोगों से भी ले लिया तो तुम्हारे पास 100 करोड़ रुपए होते हैं। आई थिंक 2 लाख इंटू 500 किया तो 100 करोड़ होता है कि 10 करोड़? 10 करोड़। तो 5,000 लोगों से अगर आपने ले लिया तो 5,000 लोगों से आपने ले लिया तो 100 करोड़ हो गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसने लिया बच्चों, उसने 400-500 करोड़ का स्कैम किया, अभी जेल में है। पति पत्नी दोनों कहां पे हैं? अभी जेल में है। वो तो सेबी ने मुस्तैदी दिखा दी। सेबी फिर वहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ब्लैक मनी व्हाइट मनी में गया, तो इसके कारण बच गए। तो मैं वही बता रहा हूं बच्चों, लेकिन आप समझिए सेबी का ऑफिस बैठा है मुंबई में, और पूरे इंडिया के केरला में हजारों ऐसी स्कीम है, पॉन्जी स्कीम्स। अच्छा, इनको पॉन्जी स्कीम्स बोला जाता है। पॉन्जी स्कीम क्यों बोला जाता है इनको? क्योंकि यहां पे इन्वेस्टर को सपने दिखाए जाते हैं कि भाई तू इतना लेगा, तेरा रिसोर्ट में एक कमरा बुक हो जाएगा, ऐसा कमरा बनेगा एकदम एसी वाला, 10 दिन तुम फैमिली के साथ आके रहोगे, प्लस उस कमरे को एक दिन में रेंट पे हम मेक माई ट्रिप और इनसे 2,000 रुपए में देंगे, वहां से इनकम आएगी। अरे सुअर खरीदेंगे, सुअर का मांस आएगा, ये वो कुछ भी बोल के दे विल सेल देयर स्कीम और झोल करते हैं, ठीक है। अब बच्चों सेबी ने क्या किया? सेबी में आप सबको पता है, सेबी एक्ट के अंदर, सिकरा के अंदर सिक्योरिटीज की डेफिनेशन है। तो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में, किसकी डेफिनेशन में? सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में यूनिट्स इश्यूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इसको भी क्या कर दिया गया? इंक्लूड कर दिया गया। अब सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में, किसकी डेफिनेशन में? सिक्योरिटीज की डेफिनेशन में किसको इंक्लूड कर दिया गया? यूनिट्स इश्यूड बाय कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को भी क्या कर दिया गया? इंक्लूड कर दिया गया। अब इसका फायदा क्या हो गया? इसका फायदा यह हो गया कि भारत में जितने भी लोग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के थ्रू यूनिट्स इश्यू करते हैं, तो वो यूनिट
क्या कहलाने कहलाने लग गई? सिक्योरिटीज। अब जब कोई यूनिट सिक्योरिटीज कहलाने लग गई तो उसके ऊपर नियंत्रण किसका आ गया? सेबी का नियंत्रण आ गया। जहां जहां पे जो चीजें, जहां जहां पे सिक्योरिटी होती है, जहां जहां पे जो भी इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आ गए, कहना इसे, उसके ऊपर अधिकार, उसके ऊपर नियंत्रण, उसके ऊपर रेगुलेशन किसका हो गया? ओ मेरी बेबी, सेबी। यस और नो? सेबी का रेगुलेशन हो गया उसके ऊपर। इज दैट क्लियर? सो आज की तारीख में सेबी क्या करता है? रेगुलेट करता है। क्या रेगुलेट करता है? जितनी भी इंडिया में जितनी भी क्या चलती है? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम चलती है। बट दुख किस चीज का है? यहां पे एक दुख है बच्चों। दुख किस चीज का है? सभी को पता ही नहीं चलता यार। अब फॉर एग्जाम्पल, मैं पुणे में, हमारी सोसाइटी के 500 लोग हैं। हमारी जिस घर में मैं रहता हूं वहां की सोसाइटी 150 लोग हैं। मैंने 150 लोगों को पटा लिया कि मैं एक फार्म हाउस खरीद रहा हूं। उस फार्म हाउस में मैं 150 कमरे बनाऊंगा, तुम सबको एक एक कमरे दूंगा। तुमको अगर उस फार्म हाउस में मेरा पार्टनर बनना है या जो भी है इन्वेस्टमेंट करना है, तुमको 5-5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। सभी को ये पता चलने वाला है। सो मेन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि लोग स्कीम बना लेते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो लोग स्कीम बनाते हैं उनको भी नहीं पता चलता। क्या नहीं पता चलता? कि सेबी है। इसलिए आप देखते हो कि रेडियो में मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्टीजमेंट आता है कि आपके मोबाइल में अगर ऐसा कोई एसएमएस आता है जो आपको ये बोले कि तुरंत आपको फायदा हो जाएगा, यहां इन्वेस्ट करो वहां, तो प्लीज आप सेबी से आप प्लीज सोचकर समझकर सेबी से आप बात कर सकते हैं। सेबी हेल्पलाइन नंबर इश्यू करता है। और बच्चे ये सबसे ज्यादा होता है झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, क्योंकि यहां के लोगों को सबसे ज्यादा इजी मनी चाहिए। तो इजी मनी के जब आप इजी मनी चाहते हैं तो आप बनते फसवणाचा शिकार। एडवर्टीजमेंट आता है सभी का, मराठी में एडवर्टीजमेंट आता है, रेडियो में अगर आप सुनते हैं तो। सो बेसिकली तो कुल मिला के तो सभी ने कोशिश की है, क्या कोशिश की है? कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को क्या किया जाए? रेगुलेट किया जाए। नाउ सर, क्या ये म्यूचुअल फंड है? नहीं बच्चों, म्यूचुअल फंड के रेगुलेशंस क्या है? अलग है। म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन अलग है। तो सेबी ने कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को रेगुलेट करने के, आपको पता है सेबी का तो सबसे मास्टरी वाला काम क्या है? रेगुलेशन बना दो। सेबी का जहां दिमाग खराब होता है, सेबी क्या करती है? रेगुलेशन बनाती है। सेबी ने क्या बनाया? सेबी को रेगुलेशन बनाने की पावर किसने दी है? सेबी एक्ट 1992 ने। ठीक है, तो सेबी ने क्या बनाया इनके लिए? सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशंस। ये किसके ऊपर लागू होते हैं? सारे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के ऊपर लागू होते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है सबको, बेसिक क्लियर है सबको। नाउ दूसरा, अब बच्चों ध्यान देखिए, ये पर्टिकुलर स्कीम काम कैसे करती है। ठीक है, और यहां पे म्यूचुअल फंड से इस स्कीम में अलग क्या है? म्यूचुअल फंड से इस स्कीम में भिन्न क्या है, अलग क्या है, उसके बारे में एक डिस्कशन करते हैं। ठीक है बच्चों, म्यूचुअल फंड में ना लफड़ा है। क्या लफड़ा है? आप पहले ट्रस्ट क्रिएट करो, ट्रस्ट को किसके साथ रजिस्टर कराओ? सभी के साथ रजिस्टर कराओ। फिर क्या बनाओ आप? एएमसी बनाओ। एएमसी भी वो जो ट्रस्ट, जिसका ट्रस्ट होता है उसी का क्या होता है? एएमसी होता है। तो बच्चों ये म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम है। हमने अब जो लोग कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम लॉन्च करते हैं उन लोगों को उतना नॉलेज होता नहीं है, तो यहां पे हमने थोड़ा सा काम आसान किया हुआ है। यहां पे अब कंसेप्ट आता है किसका? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। यहां पे किसका कंसेप्ट आ गया काम बच्चों? विच कंसेप्ट केम इनटू द पिक्चर? द कंसेप्ट केम इनटू पिक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। इसको मैं एब्रीवेटेड फॉर्म में बोलूंगा CIMC। ये समझ लेना बच्चों, ये AMC भी है और एक ट्रस्ट भी। मतलब समझ लो, जैसे म्यूचुअल फंड में अपने को क्या करना होता है? यस, म्यूचुअल फंड में अपने को AMC भी अलग बना होता है और ट्रस्ट अलग होता है, राइट? यहां पे वैसा कुछ भी नहीं है। यहां पे क्या है? यहां पे आपकी सिर्फ एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? कंपनी को मैं बोलता हूं कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। नाउ व्हाट इज कलेक्टिव? ये क्या होती है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी? इट्स अ पब्लिक कंपनी। इट्स अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर, यस, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। जिसका नेटवर्थ कितना होता है?
ऑफ एटलीस्ट ₹5 करोड़। कम से कम कितने का नेटवर्थ चाहिए बच्चों? कम से कम आपको 5 करोड़ रुपए का क्या चाहिए? नेटवर्थ चाहिए। ठीक है, अगर 5 करोड़ का नेटवर्थ शुरुआत में नहीं है तो आप शुरू में 3 करोड़ का रख लेना और बाद में आप क्या कर सकते हो? रेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सो यू जस्ट नीड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी विद, अगर पॉसिबल है तो नेटवर्थ कितने का रखिए? 5 करोड़ के नेटवर्थ के साथ आपको पब्लिक कंपनी बनानी है, प्लस उसके एमओए में, आपको पता है एमओए में ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या लिखोगे आप? यस, कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द उद्देश्य ऑफ द कंपनी? यस, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी की जो भी एक्टिविटीज है हम वो करेंगे, मतलब हम लोगों से पैसे इकट्ठे करेंगे, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बना के, और उस स्कीम को हम क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। किसके बेनिफिट के लिए? इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए, या फिर यूनिट होल्डर्स के बेनिफिट के लिए स्कीम्स को क्या किया जाएगा? मैनेज किया जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, नाउ अब ध्यान से देखिए बच्चों। सो क्या रेडी हो गई अपनी? आर वी रेडी विद आवर कंपनी? इट्स अ पब्लिक कंपनी। एमओए में मैंने लिख दिया कि इस कंपनी का लक्ष्य, इस कंपनी का उद्देश्य क्या है? इन्वेस्ट करना। क्या है इसका उद्देश्य? इसका लक्ष्य क्या है? मार्केट में क्या, सॉरी मार्केट बोल रहा हूं, प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना, स्कीम्स में इन्वेस्ट करना। क्या करना? स्कीम्स में इन्वेस्ट करना। ठीक है, अब इस कंपनी को मुझे क्या करवाना है? रजिस्टर करवाना है। किसके साथ? सेबी के साथ। बच्चों मुझे इस कंपनी को क्या करवाना है? आई नीड टू रजिस्टर दिस कंपनी विथ सेबी। ठीक है, और सेबी के साथ कैसे रजिस्टर करूंगा मैं इसको? हाउ वुड आई रजिस्टर दिस कंपनी विथ सेबी? सेबी को मैं सेबी के साथ मैं इस कंपनी को रजिस्टर करूंगा एज व्हाट? एज कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, चलिए तो बच्चों क्या है सेबी के साथ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस? कुछ नहीं, क्या दोगे? एप्लीकेशन फॉर्म दोगे। कौन से फॉर्म में? प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ। सेबी क्या चेक करेगी? कि मैं प्रॉपरली सीआईएमसी एक पब्लिक कंपनी हूं, मेरा एमओए में ऑब्जेक्ट इन्वेस्ट करना मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। देन मेरा नेटवर्क चेक करेगी, देन मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चेक करेगी। उसके बाद देखिए कि क्या मैंने एक ट्रस्टी अपॉइंट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हाँ बाकी की सारी चीजें भी सेबी देखेगी। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। उसके बाद अगर सेबी क्या है? सेटिस्फाइड है तो आपको क्या दे देगी? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर सेबी आपके एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या कर देगी और आपको कितने दिन का टाइम देगी? 30 डेज का टाइम देगी। किस लिए टाइम देगी? अपना पक्ष रखने के लिए। आप अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं सेबी के साथ। ठीक है, चलिए तो अभी कुल मिला के मेरी क्या रजिस्टर हो गई? सो सीआईएमसी मेरी क्या हो गई? सेबी के साथ रजिस्टर हो गई। ठीक है, अब बच्चे एक सबसे इंपॉर्टेंट, अब सीआईएमसी रजिस्टर होने के बाद क्या करेगी? अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट कड़ी है जिसके बारे में मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन नहीं किया, मैं उसको थोड़ी देर के बाद लाऊंगा पिक्चर में। अब आपकी सीआईएमसी रजिस्टर हो गई। अब सीआईएमसी रजिस्टर होने के बाद क्या करेगी? यस, अब इसका मेन काम है दो। अब सीआईएमसी क्या लॉन्च करती है? अब मैंने स्कीम लिखा है या स्कीम्स लिखा है? स्कीम्स, मतलब अगर एक सीआईएमसी चाहे तो अलग अलग स्कीम लॉन्च कर सकती है। तो फॉर एग्जांपल अब हमारी सीआईएमसी को अभी ताजा ताजा एकदम नवा नवा एकदम नया नया क्या मिला है? रजिस्ट्रेशन मिला है। किससे रजिस्ट्रेशन मिला है? एकदम नवीन रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन मिला है सेबी से। तो अब हमारी सीआईएमसी स्कीम बनाएगी। तो सबसे पहली स्कीम व्हाइट सुअर स्कीम 1102 स्कीम का कोड है। ठीक है, अब स्कीम का पूरा प्रोस्पेक्टस बनना चाहिए। प्रोस्पेक्टस मतलब आपको पूरा बताना है कि हाउ वुड दिस स्कीम वर्क, ये पूरी स्कीम कैसे काम करेगी, कैसे इन्वेस्टर कितना रुपए देगा, सुअर कैसे खरीदोगे, उस इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे मिलेगा, ये सब चीजें कौन डिसाइड करेगा?
ये सब चीजें प्रोस्पेक्टस में अपने को बतानी है। प्लस स्कीम को एम्पैनल्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करेगी? अच्छा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मतलब आप सबको पता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मेन काम यह है, जो भी इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टर को इश्यू हो रहा है, जो भी चीजें, जो भी कंपनी इन्वेस्टर से क्या मांग रही है, पैसे मांग रही है इंस्ट्रूमेंट इश्यू करके, क्या वो कंपनी सही है, क्या वो स्कीम सही है जिसमें इन्वेस्टर का पैसा लगाया जा रहा है। जैसे हम लोग कहीं पे भी घूमने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जिस जगह पे घूमने जा रहे हैं हम उसकी रेटिंग चेक करते हैं कि 1 स्टार रेटिंग है, 2 स्टार रेटिंग है। तो वैसे ही क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या करती है बच्चों? व्हाट डज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी डू? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये जो स्कीम लॉन्च हो रही है ना, इस स्कीम को क्या करती है? रेट करती है। जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है, क्या वो अच्छी कंपनी है, क्या उसके लोग अच्छे हैं, क्या कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लोगों का पैसा वापस करेगी, नहीं करेगी, ये सारी चीजें कौन चेक करेगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और ये सारी चीजें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी चेक करने के बाद क्या करती है? ग्रेड्स देती है। क्या देती है? ग्रेड्स देती है। ग्रेड्स के बाद क्या होता है, इनको ये अपने प्रोस्पेक्टस में दिखाना पड़ता है कि हमको ये क्रेडिट रेटिंग, ये रेटिंग मिला है। तो जो भी इन्वेस्टर कहां पे पैसे डालेगा? सुअर की स्कीम में पैसे डालेगा। क्या नहीं से वो क्रेडिट रेटिंग चेक करके पैसे डालेगा? वो डायरेक्टली पैसे नहीं डालेगा, वो रेटिंग्स वगैरह चेक करके क्या करेगा? पैसे डालेगा। इज दैट क्लियर? तो सुअर स्कीम हो गई। उसके बाद इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? स्कीम में क्या करेंगे? पैसे लगाएंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसकी सारी स्कीम जो है वो कौन सी स्कीम होती है? क्लोज एंडेड स्कीम। क्या होती है क्लोज एंडेड स्कीम? अंशिका, व्हाट इज क्लोज एंडेड स्कीम? म्यूचुअल फंड वाला टॉपिक देखा है कि नहीं देखा है? क्लोज एंडेड स्कीम का मतलब होता है स्कीम की जो यूनिट्स हैं वो कहां पर लिस्ट होंगी? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होंगी। जो भी यूनिट आपको मिलेगी आप पैसे दोगे। सुअर स्कीम में तो आपको जो भी यूनिट, जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं वो कहां पे लिस्ट होते हैं? स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं। प्लस ये स्कीम एक फिक्स्ड पीरियड की स्कीम है। फिक्स्ड पीरियड की स्कीम बोल दो, 10 साल, 20 साल, 30 साल, फिक्स्ड पीरियड की स्कीम है। 5 साल, 4 साल, वो रेगुलेशन में क्लियर किया कितने साल का होगा। और जैसे ही वो पीरियड खत्म होगा आपको आपके पूरे पैसे क्या मिल जाएंगे? वापस मिल जाएंगे। नहीं, आपको स्कीम का पीरियड खत्म होने के पहले पैसे वापस चाहिए तो क्या आप यूनिट, जो आपके पास यूनिट है, क्या आप स्टॉक मार्केट में सेल कर सकते हैं? यस। ठीक है, तो ऐसी सीआईएमसी अलग अलग स्कीम्स लॉन्च करेगी। अच्छा, अब सीआईएमसी बराबर से काम कर रही है, नहीं कर रही है? सीआईएमसी के पास सही स्टाफ है या नहीं है, जिनको सुअर लोगों का क्या है? एक्सपीरियंस है। सीआईएमसी अपने इन्वेस्टर के साथ सारी जानकारी क्या करती है? शेयर करती है। सीआईएमसी अपने अकाउंट्स वगैरह बराबर से मेंटेन करती है। सीआईएमसी सेबी के सारे प्रोविजन, जो भी सेबी के सीआईएस गाइडलाइंस है उनको क्या करती है? फॉलो करती है, नहीं करती है। उसके बाद सीआईएमसी डिविडेंड वगैरह जो भी है टाइम पे क्या करती है? पे करती है। सीआईएमसी सेबी को कोई गलत जानकारी तो देती नहीं है। ये सारी चीजें कौन चेक करता है? ट्रस्टी। अच्छा, ट्रस्टी कौन है? ट्रस्टी एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। इंडिपेंडेंट पर्सन मतलब ट्रस्टी का कोई, जो जिन लोगों के पास सीआईएमसी का कंट्रोल है, ये सीआईएमसी कंपनी है ना, इस कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनसे ट्रस्टी का कोई लेना देना नहीं है। प्लस ट्रस्टी सेबी के साथ रजिस्टर्ड है एज व्हाट बेटा? एज डिबेंचर ट्रस्टी। तो ट्रस्टी किसके साथ रजिस्टर्ड है? इंडिपेंडेंट भी है और किसके साथ रजिस्टर्ड है? सेबी के साथ क्या है? रजिस्टर्ड है एज अ डिबेंचर ट्रस्टी। तो ये स्कीम के लोग जो हैं, ये सीआईएमसी अपनी पूरी ड्यूटीज को टाइम से डिस्चार्ज करती है, नहीं करती है? सीआईएमसी कोई ऐसा काम तो नहीं करती जिससे इन्वेस्टर्स को क्या हो जाए? नुकसान हो जाए। ये सारी चीजों के ऊपर नजर कौन रखता है बच्चों? ट्रस्टी। तो कुल मिला के क्या मैं ये बोल सकता हूं, ट्रस्टी जो बैठा है वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा है। तो कंपल्सरली सीआईएमसी को क्या अपॉइंट करना होता है? ट्रस्टी। तो सीआईएमसी ट्रस्टी को कैसे अपॉइंट करती है? इन दोनों के बीच में क्या होता है? एक अग्रीमेंट होता है और उस अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रस्टीड। क्या सीआईएमसी मल्टीपल स्कीम लॉन्च कर सकता है? यस।
सीआईएमसी मल्टीपल स्कीम्स लॉन्च कर सकता है, यस। एंड अगेन याद रखना, सीआईएमसी अपनी ही स्कीम्स में पैसा नहीं डाल सकता। मतलब सीआईएमसी का प्योरली काम क्या है? सीआईएमसी का प्योरली काम है पैसे कलेक्ट करना, इन्वेस्ट करना और स्कीम को मैनेज करना। सीआईएमसी अपनी खुद की स्कीम का इन्वेस्टर नहीं बन सकता। एक सीआईएमसी किसी दूसरी सीआईएमसी में ट्रस्टी बन सकता है। दो सीआईएमसी है, एक ए सीआईएमसी लिमिटेड और एक है बी सीआईएमसी लिमिटेड। सुनो मेरी बात है, ये सीआईएमसी अपना काम करती है, ये सीआईएमसी अपना काम करती है। सीआईएमसी के ऊपर नजर कौन रखता है? ट्रस्टी। तो इसने इसको अपना ट्रस्टी बना लिया और इसने इसको अपना ट्रस्टी बना लिया। वाह, चोर चोर मौसेरे भाई। ये यहां पे झोल करती है, ये ट्रस्टी कुछ नहीं बोलता, वो वहां पे झोल करती है, वो ट्रस्टी कुछ नहीं बोलता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं अंशिका? मैं अगर सीआईएमसी हूं, तो भाई मेरे मेमोरेंडम में मैंने क्लियरली लिखा है कि मेरा ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ मेरा ऑब्जेक्ट है स्कीम को मैनेज करना। उसके अलावा मैं किसी धंधे में पढ़ने वाला नहीं हूं। एक सीआईएमसी का जो डायरेक्टर है वो दूसरी सीआईएमसी का डायरेक्टर भी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? मैं जिस सीआईएमसी का डायरेक्टर हूं, मुझे पता है ना कि मेरी सीआईएमसी में क्या क्या हो रहा है, मेरी सीआईएमसी की स्कीम्स क्या है। अगर मैं यहां पे दूसरी सीआईएमसी में डायरेक्टर बन गया तो मैं वहां जाके बांट दूंगा। हाँ, बट तो एक सीआईएमसी का एक डायरेक्टर दूसरे सीआईएमसी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। हाँ, लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन किसको एप्लीकेबल नहीं होगी? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डे टू डे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता नहीं है। वो तो ये देखने जाता है कि सब कुछ बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो एक सीआईएमसी क्या दूसरी सीआईएमसी की ट्रस्टी बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि अगर ऐसा अलाउ कर दिया तो बढ़िया है, मैं तुम्हारे यहां पे ट्रस्टी बन जाऊंगा, तुम मेरे यहां पे ट्रस्टी बन जाना, अपन दोनों साथ में मिलकर इन्वेस्टर का खून चूसेंगे। यस और नो? तो ट्रस्टी हैज टू बी हूं बच्चों? ट्रस्टी किसने होना चाहिए? ट्रस्टी किसने होना चाहिए? इंडिपेंडेंट पर्सन ने ही क्या होना चाहिए? ट्रस्टी होना चाहिए। इज एवरीवन विथ मी? तो ट्रस्टी कैसे अपॉइंट होता है? अग्रीमेंट से। उस अग्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रस्टी। तो एग्जाम में ना कई दफा क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ट्रस्टी ऑफ सीआईएमसी? और मुझे आश्चर्य होता है जब बच्चे एग्जाम के टाइम पे रट्टा मारते हैं, ट्रस्टी जो। क्या नहीं, इसे कॉमन सेंस पे लिखो यार इसका आंसर। सबसे पहला किसको प्रोटेक्ट करना? इन्वेस्टर्स को। दूसरा, नहीं, ट्रस्टी स्कीम मैनेज नहीं करता। ट्रस्टी क्या करता है? देखता है कि सीआईएमसी स्कीम को बराबर मैनेज कर रही है या नहीं कर रही है। इंश्योर दैट सीआईएमसी मैनेजेस द स्कीम। उसके बाद इन्वेस्टर के साथ सारी जानकारी क्या करते हैं? सीआईएमसी शेयर करते हैं नहीं करते, ये देखना। कॉल फॉर रिपोर्ट्स फ्रॉम सीआईएमसी। सीआईएमसी से क्या मांगना? परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स मांगना कि तुमने कैसा परफॉर्म किया है। उसके बाद ये इंश्योर करना कि सीआईएमसी में की मैनेजरियल पर्सनल अपॉइंटेड है या नहीं है। कौन से की मैनेजर पर्सन? जिनको एडिक्वेट क्या है? स्कीम का क्या है? एक्सपीरियंस है। उसके बाद जैसे ही पता चलता है, किसको? ट्रस्टी को जैसे ही पता चलता है कि सीआईएमसी ने कुछ गड़बड़ किया है, सीआईएम ने स्कीम से रिलेटेड उन्होंने क्या किया, कोई गड़बड़ किया, इन्वेस्टर को पैसा नहीं दिया, या फिर सीआईएमसी जो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन है इनका क्या किया है? वायलेशन किया है, सीधे ट्रस्टी भागेगा। सभी 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 मुझे पता चला है कुछ क्या है, वहां पे गड़बड़ है, वहां पे कुछ गड़बड़ है। आपको सभी आपका बाप है, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। इसलिए आपको जैसे ही पता चलता है कि सीआईएमसी ने कुछ भी गड़बड़ किया, आप इमीडिएटली किसको बताओगे? सभी को इन्फॉर्म करोगे। व्हाट मोर? क्या ना इसे रिडम्पशन वगैरह टाइम पे करें। उसका ये भी देखो कि एक स्कीम का पैसा दूसरी स्कीम में यूज ना हो। एक सीआईएमसी हो सकता है मल्टीपल स्कीम चला रही हो, तो कभी भी फंड डाइवर्जन नहीं होना चाहिए कि एक स्कीम के पैसे को कहां पे डाला जाए? दूसरी स्कीम में डाला जाए। ये भी ट्रस्टी को इंश्योर करना है।
वो तो बेसिकली है ही ड्यूटी की। फिर ट्रस्टी को ये भी इंश्योर करना है कि ट्रस्टी हमेशा इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया रहे, ट्रस्टी को अपना रोल भी ईमानदारी से क्या करना है, प्ले करना है। सो ये एक चीज हो जाएगी। सो बच्चों ओवरऑल ये चैप्टर इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमता है। उसके बाद बच्चों इतिहास में पहली बार एक बहुत अच्छी चीज बताई गई है। ये जो अभी सभी ने बहुत सारे चेंजेस किए इन रेगुलेशंस में, तो एक सबसे अच्छी चीज जो निकल के सामने आई है वो क्या है? अच्छा, क्या ट्रस्टी को चेंज कर सकते हैं? अगर ट्रस्टी खुद क्या कर दें? 3/4 यूनिट होल्डर्स कितने रेजोल्यूशन पास करके प्लस सेबी का अप्रूवल लेके भी ट्रस्टी को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। सेबी भगा सकती है ट्रस्टी को। अच्छा, अगर ट्रस्टी एक कंपनी है, ट्रस्टी कंपनी होता है ना, ट्रस्टी इंडिविजुअल नहीं होता, ट्रस्टी कौन होता है? कंपनी। और वो कंपनी अगर क्या चली गई तो इन सारे केसेस में ट्रस्टी का ऑफिस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ट्रस्टी का ऑफिस खाली हो जाएगा, मतलब ट्रस्टी का ऑफिस भी खाली हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, यूनिट होल्डर या सेबी ट्रस्टी को कब निकालते हैं? कि नहीं से जब ट्रस्टी अपनी ड्यूटीज को सही तरीके से डिस्चार्ज नहीं करता। ट्रस्टी अगर सीआईएमसी के मैनेजमेंट के साथ मिल जाए, सीआईएमसी के लोग झोल झमाल कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, बट ट्रस्टी उन चीजों को क्या कर रहा है? इग्नोर कर रहे हैं। हाँ या ना बच्चों? इन सारे केसेस में अपन क्या कर सकते हैं? ट्रस्टी को चेंज कर सकते हैं। बच्चों ये सब तो ठीक है, पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये जो सीआईएमसी है जिसने स्कीम बनाकर लोगों से 300 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, 300 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, ये पूरा स्कीम में क्या कर रही है? स्कैम कर रही है, लोगों से पैसे लेके झोल झमाल कर रही है, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो अभी जो नए प्रोविजंस हैं उनके अंदर सबसे अच्छी चीज ये बताई गई है कि सीआईएमसी भी क्या की जा सकती है? सीआईएमसी को भी क्या किया जा सकता है बच्चों? इवन सीआईएमसी कैन बी चेंज्ड। नाउ सीआईएमसी कैन बी चेंज्ड मतलब अभी सीआईएमसी लिमिटेड ये कंपनी थी, अभी कंपनी कौन सी थी? जो कितने करोड़ के फंड्स मैनेज कर रही थी, मतलब इसने स्कीम बना के कितने करोड़ लिया था इन्वेस्टर से? 300 करोड़ रुपए लिया था। तो सीआईएमसी लिमिटेड इन्वेस्टर के पास से 300 करोड़ रुपए लेके रखी हुई थी, और लेकिन इसने बहुत झोल किए। तो क्या ट्रस्टी जो है, ट्रस्टी इसको रिमूव कर सकते हैं? 3/4 यूनिट होल्डर्स रिमूव कर सकते हैं, सेबी रिमूव कर सकता है, यस। और अगर हाँ, और इस केस में जो इसके पास 300 करोड़ रुपए के फंड्स रखे हुए हैं, क्या ये फंड किसी न्यू सीआईएमसी को दे सकते हैं? ट्रस्टी और यूनिट होल्डर मिलकर, समझ में आ रहा है? मतलब सीआईएमसी चेंज हो जाएगी, बट सीआईएमसी चेंज होगी लेकिन फंड जो है वो किसके पास आ जाएंगे? तो मतलब मैनेज कौन करेगा स्कीम? वही सीआईएमसी या नई सीआईएमसी? तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सीआईएमसी अगर गड़बड़ करे, अगर सीआईएमसी गड़बड़ करे तो हम क्या कर सकते हैं? सीआईएमसी को भी क्या कर सकते हैं? हाँ, तो अपन नहीं, उसमें बहुत सारे चॉइसेस वो हम पढ़ेंगे कि नया सीआईएमसी अपॉइंट करेंगे, सीआईएमसी नहीं मिलती तो क्या होगा, सीआईएमसी कोई बनने के लिए तैयार ही नहीं तो क्या होगा, तो फिर स्कीम को वाइंड अप करके पैसा वापस कर देंगे इन्वेस्टर का। लेकिन पहले हम डायरेक्टली पैसे वापस करेंगे, पहले हम चाहेंगे कि कोई नई सीआईएमसी आ जाए, नई सीआईएमसी आ जाए। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों, सो इतना मैंने आपको पढ़ाया। सो मुझे अभी तक जितना अपन ने पढ़ा है, मुझे उसके आधार पर ये बताइए कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के बेसिक्स आप समझ गए? सेबी क्यों आया पिक्चर में, क्या झोल था? हैज एवरीवन अंडरस्टूड? और बच्चों ये जो नोट्स हैं, यू वुड लव दीज नोट्स, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत प्यारी लैंग्वेज में बनाए गए हैं नोट्स को, आपको अच्छे लगेंगे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं, मतलब ऐसे खुद भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार इजी है ना। सबसे पहला अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है? जितने बच्चे ऑनलाइन में मुझे देख रहे हैं,
पार्थ, टीना, प्रतीक्षा, तन्वी, प्रियंका, योशना, वर्षा, सबको क्लियर है बेटा? योशना कंपनी लॉ में नहीं दिखते यार आप। चलिए पक्का? श्योर? चलिए आगे बढ़ जाएंगे। In order to regulate the activities of CIS and Collective Investment Management Company, SEBI framed, SEBI ने कौन से रेगुलेशन फ्रेम किए? SEBI CIS regulations ये बनाए 1999 के regulations है, ठीक है? Now, what is Collective Investment Scheme? It is a scheme launched by Collective Investment Management Company, which has a certificate of registration granted by SEBI. Is everyone with me? So, what is CIMC? एक CIMC जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, किसके द्वारा? सेबी के द्वारा दिया गया। बेसिकली CIMC मेक्स अ स्कीम। ध्यान से देखिए, CIMC का काम क्या है? क्या बनाती है? सबसे पहले स्कीम बनाती है। लोगों से क्या करती है? कलेक्ट मनी फ्रॉम द एंड इन्वेस्ट सच मनी इनटू स्कीम एंड रिटर्न्स आर शेयर्ड विद द इन्वेस्टर्स। हाँ है ना? तो सेबी से रजिस्ट्रेशन लो, स्कीम बनाओ, लोगों से पैसे इकट्ठे करो और उस पैसे को स्कीम में लगाओ और बेनिफिट इन्वेस्टर के साथ क्या करो? शेयर करो। द कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम इज सेम लाइक म्यूचुअल फंड, बट वी डू नॉट हैव टू इन्वेस्ट इन, बट हियर वी डू नॉट इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। हम शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि हम कहां पे इन्वेस्ट करते हैं? एसेट्स में। कहां पे? एसेट्स में, या फिर आप स्कीम बोल दीजिए गाय, सुअर, भैंस, जमीन, होटल्स। नाउ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, अब बच्चों रेगुलेशन में तो बहुत फालतू की डेफिनेशन है। क्या है? कंपनी रजिस्टर्ड विद सेबी, फॉर्म फॉर लॉन्चिंग CIS। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए कि एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है, तो यहां से लेके पूरा यहां तक लिखा तो चलेगा, ठीक है? नाउ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की प्रॉपर्टी क्या है? मुझे बताइए क्या है प्रॉपर्टी? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के पास जो भी पैसे रखे हुए हैं, वो पैसे उनके खुद के हैं या फिर इन्वेस्टर के हैं? इन्वेस्टर के। तो सबसे पहला मनी ऑफ CIS, प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय मनी ऑफ CIS एंड इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि CIS की प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या बोलोगे? CIS के रखे हुए पैसे, उन पैसों से जो इनकम अराइज होती है वो, और उन पैसों से जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है वो सब किसकी है? हाँ, लेकिन वो CIS की है, बट वो एक्चुअली CIS की है या फिर वो उसके इन्वेस्टर्स की है? क्योंकि पैसा तो पूरा किसने दिया है? इन्वेस्टर्स ने दिया है पूरा पैसा। चलिए प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ CIMC विथ सेबी। नाउ मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको क्या करना है। अगर आपको, तो सबसे पहले आप एक पब्लिक कंपनी बनाइए, उसके बाद आप अपने आप को क्या कीजिए? सेबी के साथ रजिस्टर कीजिए। चलिए, तो अपने क्या करना है सभी को? एन एप्लीकेशन हैज टू बी मेड टू द सेबी इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद द प्रिस्क्राइब्ड फीस। फॉर्म कौन सा है बच्चों? पूरे सेबी एक्ट के अंदर हजारों और लाखों फॉर्म्स हैं, मतलब लाखों तो नहीं बट हजारों तो होंगे, तो इसलिए फॉर्म वगैरह याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ क्या लिख लीजिएगा? प्रिस्क्राइब फॉर्म में, ठीक है? बेसिकली जो CIS के रेगुलेशन है, रेगुलेशन खत्म होने के बाद शेड्यूल 1 है। क्या है शेड्यूल? और शेड्यूल 1 में एक फॉर्म A है, उस फॉर्म में अपन एप्लीकेशन देते हैं, बट आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्या बोल दीजिए? प्रिस्क्राइब फॉर्म में प्रिस्क्राइब फीस के साथ अपन एप्लीकेशन देंगे। किसको देंगे? सेबी को। किस लिए? रजिस्टर होने के लिए। अच्छा, आपने फॉर्म में तो सारी जानकारियां भरी हैं, उसके अलावा अगर सेबी आपसे क्या चाहे, सेबी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहे तो आपसे मांग सकता है। यस और नो? यस। उसके बाद सेबी क्या क्या चीजें चेक करेगी? सबसे पहला, एप्लीकेंट शुड बी अ कंपनी। प्राइवेट है पब्लिक? पब्लिक कंपनी। इट शुड बी अ पब्लिक कंपनी। हमेशा याद रखिए, अगर चाहे तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, इट शुड बी अ पब्लिक कंपनी। The main object of the company as per its MOA and AA should be what बेटा? फंड CIS को क्या करना? मैनेज करना। नेटवर्थ कितना चाहिए? 5 करोड़ का। लेकिन अगर आपके पास 3 करोड़ है तो भी चलेगा क्या? हाँ, 3 करोड़ तो आप 2 साल में कितना कर सकते हो? 5 करोड़ कर सकते हैं। एप्लीकेंट शुड बी व्हाट बेटा? फिट एंड प्रॉपर पर्सन। जो एप्लीकेंट है ही शुड बी व्हाट बेटा? व्हाट इज फिट एंड प्रॉपर? नहीं, मेंटली कैपेबल नहीं रहे बेटा। AIS। अगर आपके पास 3 चीजें हैं तो मैं मानता हूं आप फिट एंड प्रॉपर पर्सन है। एबिलिटी, क्षमता, इंटेग्रिटी, ईमानदारी, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब मार्केट में एक रेप्यूटेशन। उसके बाद आपके नेसेसरी क्या होना चाहिए? ऑफिस वगैरह होना चाहिए,
खुद का कम से कम या रेंटेड जैसा भी, बट यू शुड हैव ऑफिस, सफिशिएंट स्टाफ होना चाहिए आपके पास। वन डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रस्टी, मतलब आपके, एक मिनट, आप CIMC हो ना, मतलब आप एक कंपनी हो, आपके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो होगा, तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम एक डायरेक्टर जो है वो किसका पक्ष रखने के लिए बैठेगा? ट्रस्टी का। कि ट्रस्टी आपके ऊपर नजर रखता है ना कि आप सब कुछ बराबर से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक आदमी ट्रस्टी का होगा जो क्या करेगा, अगर बोर्ड मीटिंग में कुछ भी गलत सलत डिस्कस हो रहा है तो वो सीधे किसके पास, मैं आ गया, वो सीधे किसके पास भागेगा? He would directly run to the trustee, ये बताएगा कि वहां पे गलत हो रहा है। ट्रस्टी किसके पास भागेगा? सभी के पास भागेगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वन डायरेक्टर शुड बी व्हाट बेटा? ही शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होम? ट्रस्टी का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, और कम से कम 50% डायरेक्टर क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट। तो अगर 10 डायरेक्टर हैं आपके पास, तो 10 में से 5 क्या होने चाहिए? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। 4 आपके खुद के डायरेक्टर हो सकते हैं, और एक क्या होना चाहिए? एक जो डायरेक्टर है वो किसका होगा? ट्रस्टी का डायरेक्टर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और अगर सेबी इन सारी कंडीशन से सेटिस्फाइड है तो आपको क्या मिल जाएगा? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और अगर सेबी सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, मतलब पहले तो रिजेक्ट कर देगा आपका एप्लीकेशन, और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। और कितने के अंदर? टू द एप्लीकेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आप अपना पक्ष रख सकते हैं कितने के अंदर रख सकते हैं? जिस दिन आपको रिजेक्शन किया, जिस दिन आपका एप्लीकेशन क्या किया, उसके कितने के अंदर? उसके 30 दिन के अंदर आप अपना पक्ष किसके सामने रख सकते हैं? आप अपना पक्ष सभी के सामने रख सकते हैं। इज दैट क्लियर? अरे क्लियर है क्या सबको? चलिए बच्चों, सो अब यहां से एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या हो सकता है? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा क्वेश्चन बना के देंगे, XY CIMC लिमिटेड intends to register with SEBI as CIMC. What procedure should it follow for registration? या फिर ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, the procedure for registration of CIMC with SEBI has become simplified. इसके ऊपर क्या कीजिए? कमेंट कीजिए। चलिए, ऐसा क्वेश्चन आपको यहां से वो लोग एग्जाम में पूछ सकते हैं। हाउ वुड यू राइट द आंसर? रोज की तरह प्लीज मुझे बताइए, सबसे पहले स्टेप 1 क्या होगा? CIMC is a company registered with SEBI to manage the CIS, collective investment scheme. Before starting its activities, एक्टिविटीज मतलब कोई भी नई स्कीम लॉन्च करने के पहले CIMC has to register with SEBI, and following is the process for registration. ठीक है, तो ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया आंसर का। ठीक है, नाउ व्हाट वुड बी स्टेप 3? you'll start from here. You'll start from here. An application will have to be made to SEBI. SEBI additional information मांग सकती है, और उसके बाद SEBI will check the eligibility, या the applicant shall meet following eligibility. ये सारा और इतना लिख के आंसर खत्म कर देना। ठीक है, so these are the 3 steps in which you would write the answer. ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया तो 5 मार्क्स का कम से कम आएगा।
स्टार्ट करना डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैंने शुरू के 2 स्टेप पहले ही बता दिए, ठीक है। चलिए, शैल वी प्रोसीड फर्दर नाउ। अब बच्चे ध्यान से देखिए, अब आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, कौन सा सर्टिफिकेट मिलता है? जो आपको रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला है, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट यू हैव रिसीव्ड, उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। उसके साथ क्या है बच्चों? उसके साथ में कुछ कंडीशंस जुड़ी हुई हैं। कहने का मतलब क्या है कि यस मींस आपको जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला है उस दिन से ही आपको ये सारी कंडीशंस क्या करनी है? फुलफिल करनी है। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल नहीं की तो सेबी चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकती है। डायरेक्टली कैंसिल नहीं करती, पहले सस्पेंड करती है, और उसके पहले ट्रस्टी उसको जाके बता देगा सेबी को। तो हमेशा याद रखिए, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। मतलब आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आने के बाद ये सारी कंडीशंस आपको क्या करनी है? फुलफिल करनी है। क्या है कंडीशन? One, the director of one CIMC shall not act as director of another CIMC. This restriction does not apply to which director? Independent director, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयर होती है, ठीक है। तो why this has been done? To maintain secrecy. अब कई बच्चे मुझसे पूछेंगे सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के ऊपर। नहीं बेटा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम ऐसा मानते हैं कि ही इज द पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, वो ऐसा नहीं करता। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सारे अफेयर्स पता भी नहीं होते, वो तो सिर्फ ये देखता है कि लॉ कंप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट तो कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वही देखता है ना, आपके डे टू डे मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखता नहीं है, तो कंपनी के सारे सीक्रेट उसको पता नहीं चलते। दूसरा, एनी मटीरियल चेंज शुड बी इन्फॉर्म टू सेबी। मतलब आपके हाँ, जैसे आपकी क्रेडिट रेटिंग चेंज हो गई, पहले आपको 3 स्टार रेटिंग था या AAA रेटिंग था, अब AA हो गया, क्या नहीं से इट्स अ मटेरियल चेंज। आपको तुरंत किसको इन्फॉर्म करना है? आपके 6 डायरेक्टर में से 3 डायरेक्टर्स ने एक साथ रिजाइन कर दिया, क्या ये? तो ऐसा कोई भी चेंज होता है, यू नीड टू इन्फॉर्म। इधर चलिए, whenever new director is appointed, approval of SEBI has to be taken। जब भी आपने क्या किया है, अच्छा, जो शुरुआती डायरेक्टर्स थे आपके, वो तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में उनकी जानकारी दी थी। सुनो, जो नए डायरेक्टर, जो पहली बार डायरेक्टर बने थे ना आपके फर्स्ट डायरेक्टर, उनकी जानकारी आपने सभी को कहां पे दी थी? वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था ना अपन ने, प्रिस्क्राइब फॉर्म भरता रजिस्ट्रेशन की, उसमें अपन ने उन डायरेक्टर की जानकारी तो दी थी। उसके बाद रजिस्टर होने के बाद, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद, अगर आप क्या करते हो, अगर आप कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट करते तो किसको इन्फॉर्म करो? सॉरी, इन्फॉर्म करो, अप्रूवल लो, अप्रूवल लो कि सर हम इस बंदे को डायरेक्टर अपॉइंट करें। सभी देखेगी उसका पास्ट रिकॉर्ड, साला चोर चमार तो नहीं है, पास्ट में कोई झोल झमाल तो नहीं किया, लोगों का पैसा वैसा खा के भागा तो नहीं है, एंड देन सभी अप्रूव करेगी, ठीक है। उसके बाद any change in control of CIMC will require, what is change in control of CIMC? change in control, क्या नहीं से आपकी CIMC का क्या हो गया है? क्या हो गया आपकी CIMC का? टेक ओवर। अरे किसी ने कंट्रोल ले लिया आपकी CIMC का, कोई और मेजर शेयर होल्डर बन गया है। पहले CIMC का कंट्रोल किसके पास था? पारेख फैमिली के पास था। अब पारेख फैमिली से किसी और ने क्या कर लिया? 70%। CIMC एक कंपनी है ना, 70% शेयर किसी दूसरी कंपनी ने एक्वायर कर लिए हैं। पारेख फैमिली का कंट्रोल नहीं है। पारेख फैमिली ने CIMC में अपने मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स किसको? किसी दूसरे को बेच दिए। लेकिन ऐसे अपने आप बिक जाएगा क्या? पारेख फैमिली किसी CIMC में अपने शेयर बेच रही है, या कोई भी फैमिली CIMC में अपना कंट्रोल बेच रही है। कब बेच रही कंट्रोल? जब झोल झमाल वाला केस है, यस और नो? तो बच्चों इसलिए हम बोल रहे, तो नहीं हो सकता है झोल झमाल ना हो तो भी तुम बेच रहे हो, लेकिन सभी को एक बार इंश्योर करने दो। तो अगर CIMC की ओनरशिप चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है? अगर CIMC की ओनरशिप क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो चेंज कब हो सकती है? जब कौन अप्रूव करे? सबसे पहले ट्रस्टी अप्रूव करेगी। ट्रस्टी देख लेगा कि कोई झोल झाल तो नहीं है। प्लस 50% ऑफ यूनिट होल्डर्स बाय वैल्यू। बाय वैल्यू का मतलब टोटल
300 करोड़ सीआईएमसी की 3 स्कीम्स हैं। कितनी स्कीम्स हैं? 3 स्कीम मिला के कितना करोड़ है? 300 करोड़। तो 100 100 100 100 की 3 स्कीम चल रही है सीएमसी की, इसकी S1 S2 S3। अच्छा, तो हर स्कीम के कितने लोग? हर स्कीम के, अब ये 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ में से कितने करोड़? जिन लोगों ने 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, हो सकता है इनकी संख्या कितनी हो? 10 हो। बाकी के 50 करोड़ 4000 लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो किसका कंसेंट लेना है तुमको? टोटल आपके यहां पे इन्वेस्टर है 4010, बट आपको कंसेंट किसका लेना है? हमको उनका कंसेंट लेना है जिनके पास कितने परसेंट, कम से कम कितने, टोटल यूनिट्स के, या टोटल जितना पैसा, मतलब टोटल इन्वेस्टर्स ने, टोटल यूनिट होल्डर्स जो हैं, टोटल यूनिट होल्डर्स जो हैं, उनमें से 50% यूनिट्स किसकी हैं? उनमें से 50% यूनिट किसकी? अपने को उसका कंसेंट लेना। तो टोटल 100 करोड़ की यूनिट्स इश्यू की हैं हमने, तो 100 करोड़ में से 10 ही लोगों के पास कितने करोड़ की यूनिट है? 50 करोड़ की। तो 10 लोगों ने कंसेंट दिया तो भी चलता है, ठीक है। लेकिन आपकी 3 स्कीम्स है ना, तो आपको हर एक स्कीम का 50-50% वालों को कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ, तो बच्चों ये शर्त है कि सेबी से एक बार रजिस्ट्रेशन आने के बाद, अगर आप क्या कर रहे हो, आपका कंट्रोल चेंज हो रहा है, सीआईएमसी की ओनरशिप अगर क्या होती है, चेंज होती है, तो 2 शर्तें फुलफिल करनी है। आप डायरेक्टली ओनरशिप चेंज नहीं कर सकते। पहला, सॉरी नॉट सेबी, किसका अप्रूवल? ट्रस्टी का अप्रूवल। तो ट्रस्टी अप्रूव कब करेगा? ट्रस्टी समझ लो सेबी का एक प्रकार से इंफॉर्मेंट बन के बैठा हुआ है। तो ट्रस्टी के बिहाफ पे, सेबी के बिहाफ पे कौन चेक कर रहा है कि सब कुछ बराबर है? तो सबसे पहले ट्रस्टी का अप्रूवल, और ट्रस्टी के बाद 50% ऑफ यूनिट होल्डर्स बाय वैल्यू, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन है। फिर 5वीं कंडीशन क्या है? सीआईएमसी शैल रिजॉल्व ऑल द ग्रीवेंसेस ऑफ द इन्वेस्टर, की जो भी शिकायतें हैं उन सारी शिकायतों का निपटारा करना है। किसको करना है? सीआईएमसी को। उसके बाद सीआईएमसी को शामिल नहीं होना है। किसमें नहीं होना है? क्या सीआईएमसी को तंबाकू बेचना है? नहीं बेच सकती है। कब बेच सकती है? अगर सीआईएमसी की स्कीम ही है तंबाकू का पेड़ लगाना और एक पेड़ 10,000 का है, हाँ, तो सीआईएमसी अपनी स्कीम के अलावा कोई भी दूसरी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकती। उसका पूरा काम क्या होगा? यस, बेसिकली जो आपकी स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव है, आपकी जो ऑब्जेक्टिव है, आपको उसमें ही शामिल होना है। दूसरा, आपको एज अ ट्रस्टी भी काम नहीं करना है। आपको स्टॉक वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए कोई स्कीम लॉन्च करनी। अच्छा, एक चीज मैं भूल गया कि सीआईएमसी को यह भी इंश्योर करना है कि सीआईएमसी के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन सबका इंश्योरेंस करवाए। और ट्रस्टी को यह चेक करना है, क्या चेक करना है? कि वो नहीं, ट्रस्टी ये चेक करेगा कि सीआईएमसी अपनी सारी प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस करवाता है कि नहीं करवाता है। क्यों बच्चों? यार अगर मान लो सीआईएमसी ने अपनी प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस नहीं कराया, सीआईएमसी सुअर स्कीम है, 10,000 सुअर हैं बेचारे, जोर से बाढ़ आ गई, 10 के 10,000 सुअर बह गए। बच्चों कहना ही से वो सिर्फ सुअर बहे हैं या इन्वेस्टर्स की पूरी जिंदगी बह गई? वो तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसलिए इंश्योरेंस करवाओ कि अगर ऐसा कोई इवेंट होता है कि सीआईएमसी की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिस्ट्रॉय होती है, तो पैसे कहां से मिल जाए? इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाए। तो सीआईएमसी को स्कीम मैनेज करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। सीआईएमसी को एज ए ट्रस्टी भी काम, सीआईएमसी को स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी स्कीम लॉन्च, सीआईएमसी को खुद की स्कीम में इन्वेस्ट करना है क्या? नहीं रे बाबा, तुमको क्या करना है? सिर्फ स्कीम्स को मैनेज करना है, ठीक है। अच्छा, सीआईएमसी अगर खुद की स्कीम में इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा? बच्चों कहना ही से सीआईएमसी अगर खुद की स्कीम में इन्वेस्ट करेगा तो वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करेगा। तो बच्चों यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है। सो मुझे बताइए कौन कौन सी, नहीं, सीआईएमसी का पैसा लगेगा तो 10 इन्वेस्टर्स हैं और उनमें से एक इन्वेस्टर अगर सीआईएमसी है जिसने खुद की स्कीम में पैसा डाला है, तो वो बाकी के 9 की चिंता करेगी या खुद की चिंता करेगी? खुद की चिंता करेगी। तो ऐसी, तो सीआईएमसी को कौन कौन सी शर्तों का पालन करना है? मटेरियल चेंजेस इन्फॉर्म करने, कंट्रोल चेंज होता है तो वो 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। उसके बाद स्कीम मैनेज करने के अलावा कोई दूसरा काम करना नहीं है, एज अ ट्रस्टी काम करना नहीं है। देन
अपनी स्कीम में अपनी खुद की स्कीम में इन्वेस्ट करना नहीं है। उसके बाद आपकी स्कीम का आपकी वन सीआईएमसी का डायरेक्टर दूसरी सीआईएमसी में एज अ डायरेक्टर काम नहीं कर सकता, ये रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। फिर जब भी नया डायरेक्टर अपॉइंट करोगे किसका अप्रूवल लेना है, सेबी का अप्रूवल लेना है। तो ये कुछ कंडीशन है, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्या है बच्चों, सीआईएमसी के जनरल ऑब्लिगेशन क्या है। पहला, आपको स्कीम क्या करना है, मैनेज करना है। दूसरा, आपको इन्वेस्ट करते टाइम बहुत क्या रहना है, केयरफुल रहना है। क्यों? क्योंकि पैसा खुद का है दूसरे का है, दूसरे का है। इन्वेस्टर्स के लिए जिम्मेदार रहना है। अगर तुमने कुछ गड़बड़ कर दी, गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, कुछ गड़बड़ की, तो यू आर लायबल टू द इन्वेस्टर्स, ठीक है। उसके बाद अपनी पूरी प्रॉपर्टीज का क्या करवाना है, इंश्योरेंस करवाना है। उसके बाद जितने भी आपको पैसे मिलते हैं, जितने भी आपको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, उन सब की रिसीट देना। किसको रिसीट देना? और ये जो आप रिसीट दे रहे हो, इट्स अ सिक्योरिटी, इट्स अ सिक्योरिटी। और सेबी को मंथली बेसिस पे रिपोर्ट करना कि हर महीने आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, मतलब हर महीने आप अपनी कितनी यूनिट सेल करते हैं। उसके बाद हर 3 महीने में आपको कम से कम कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है, 2 बोर्ड मीटिंग करनी है। इधर कंपनीज एक्ट में लिखा है कि साल की 4 होनी चाहिए, बट सीआईएमसी के लिए कितनी है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए कंपल्सरी सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से, सेबी के रेगुलेशंस के हिसाब से कितनी मीटिंग है, हर 3 महीने में कम से कम कितनी बोर्ड मीटिंग करनी है, आपको 2 बोर्ड मीटिंग करनी है। इज दैट क्लियर? क्यों? सीआईएमसी के डायरेक्टर्स जितना ज्यादा मिलेंगे, स्कीम्स उतनी ज्यादा फलेगी फूलेगी। स्कीम्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए बोल रहे ना, तो इसलिए आपको कम से कम 2 बोर्ड मीटिंग करनी है। यहां तक सब मेरे साथ है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट बेटा, सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन। बच्चों फालतू है, एकदम फालतू है। पूरे क्वार्टर में आपने क्या क्या किया, पूरे क्वार्टर में आपने क्या क्या किया, कितने कंप्लायंसेस किए, कितने नॉन कंप्लायंसेस किए, ये सब आपको किसको बताना है, ये सारी चीजें आपको ट्रस्टी को भी बताना है और सेबी को भी बताना है। सो सिंपल है। सीआईएमसी शैल प्रिपेयर व्हाट बेटा, क्वार्टरली रिपोर्ट। क्वार्टरली रिपोर्ट मतलब पूरे क्वार्टर में आपने क्या क्या किया, ऑफ इट्स एक्टिविटीज एंड स्टेटस ऑफ कंप्लायंसेस। हर 3 महीने में आपने क्या क्या किया, कोई नई स्कीम लॉन्च की, कोई डिविडेंड पे किया, कोई डायरेक्टर आपके यहां चेंज हुआ। सो वॉट एवर न्यू थिंग्स हैव हैपेंड इन अ क्वार्टर, आपको तुरंत क्या करना है, जैसे ही क्वार्टर खत्म हुआ, जैसे जनवरी फरवरी मार्च, इस क्वार्टर में आपने क्या क्या एक्टिविटीज की हैं, प्लस इस क्वार्टर में जितने भी कंप्लायंसेस करने थे, सभी को कोई जानकारी देनी थी या कोई भी जानकारी थी कि आपने सारे कंप्लाई किए, इसकी जानकारी आपको किसको देनी है, ट्रस्टी को और सेबी को देनी। कितने महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर। विदिन अ पीरियड ऑफ 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर द इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर शैल बी डिस्क्लोज्ड। तो ये पहला ऑब्लिगेशन हो गया। दूसरा ऑब्लिगेशन क्या है, जैसे ही आपके यहां पे कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है, उस डायरेक्टर का इंटरेस्ट आपको किसको डिस्क्लोज करना है, ट्रस्टी को और सेबी को। इंटरेस्ट मतलब अंशिका, इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है मतलब आपकी कंपनी का डायरेक्टर कौन कौन सी दूसरी कंपनीज में डायरेक्टर है, कहां कहां शेयर होल्डर है, कौन सी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर है। कहना इसे कंपनीज एक्ट में एमबीपी 1 फॉर्म में डिस्क्लोजर देते हैं। कुछ नहीं बच्चों, एमबीपी 1 की एक कॉपी लेके किसको दे दो, सेबी और ट्रस्टी को दे दो। कितने के अंदर? और बच्चों ये नया डायरेक्टर अपॉइंट जो किया था वो भी तो अपने सेबी की परमिशन से किया था ना, याद है आपको? तो ये भी ध्यान में रखना। और लास्ट, within a period of 2 months from the end of the financial year, CIMC shall send what beta, balance sheet, P&L plus appraisal report. What is appraisal report? स्कीम की या स्कीम का ओवरऑल इवैल्यूएशन, स्कीम कैसी चल रही है, कितना ये स्कीम का फ्यूचर में क्या होगा, स्कीम में सब कुछ बराबर है, ये सारी जानकारियां आपको किसको देनी है। और ये अप्रेजल रिपोर्ट किसी इंडिपेंडेंट पर्सन, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आगे पढ़ेंगे तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बनाएगी, ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे। तो 2 महीने के अंदर तो कितने टोटल कितने कंप्लायंसेस हैं आपके, या टोटल कितने डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करने हैं? 3। सबसे पहला क्वार्टरली रिपोर्ट,
पूरे क्वार्टर में क्या क्या एक्टिविटी की और कंप्लायंसेस किए नहीं किए, उसका स्टेटस क्या है। ये क्वार्टर खत्म होने कितने महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर सेबी और ट्रस्टी दोनों को बताना है, पॉइंट 1। दूसरा, जैसे ही कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट होता है, उस डायरेक्टर का इंटरेस्ट मतलब जहां जहां पे वो डायरेक्टर का फायदा है, जिस दूसरी कंपनी में वो डायरेक्टर है, जिस पार्टनरशिप फर्म का वो पार्टनर है, जितने भी उसके रिलेटिव है, सब ये सब इंटरेस्टेड पार्टी है ना, तो ये सब की जानकारी और ज्यादा आसान करना है तो कंपनी लॉ के अंदर फॉर्म नंबर एमबीपी 1 सेक्शन 184 में वो एमबीपी 1, हाँ बिल्कुल लिखो, वही है ना इंटरेस्ट का, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट वही है। तो फॉर्म नंबर एमबीपी 1 जो है एज इट इज ट्रस्टी और सेबी दोनों को दे दो। और लास्ट, जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, खत्म होता है, उसके कितने महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर अपनी बैलेंस शीट, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लस अप्रेजल रिपोर्ट, स्कीम की अप्रेजल रिपोर्ट जो है किसको भेजोगे, अपने सारे यूनिट होल्डर्स को भेज दोगे और सेबी को ही भेज दोगे। इज दैट क्लियर? सो बच्चों आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी का डिस्कशन हम लोग कल करते हैं, ठीक है। थैंक यू। मैं एक